नमस्कार मित्रों। आज 17 मार्च 2023 और वार शुक्रवार और कार्यक्रम आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं दीनदयाल की चौपाल। अब जैसे गुरुवार को हिंदी बाल कविताओं का वाचन करते हैं, तो ये अब बाल कहानियों का वाचन भी शुरू कर दिया है और ये आज शुक्रवार को, और मैं सोचता हूँ कि 3-4 बार दें, महीने में, सप्ताह में 3-4 बार बाल कहानियों का और एक दिन हिंदी कविताओं का। तो कार्यक्रम को शुरू होते ही शंकर धाकड़ इंदौर से हमारे धर्मपुत्र पधारे हैं और आज हमारी जो है ना एक मित्रता को और ये पिता पुत्र के संबंधों को, जैसे वो आए थे यहाँ मिलने के लिए, तो उस बात को आज 2 साल पूरे हो गए। यानी वो 17 मार्च 2021 को यहाँ पधारे थे और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और आज जो है 17 मार्च 2023 यानी कि 2 साल हो गए आज हमारी मुलाकात को। हम एक दूसरे से रूबरू हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। इस मंच के माध्यम से भाई शंकर को आशीर्वाद ढेर सारा और बहुत बहुत बधाई। तो अब खूब सारे और मित्र आ गए हैं। सुरेश चंद्र सरवारा भी पधारे हैं, उदय मेघवाल उदय भी आए हैं, निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ से और कोटा से सुरेश चंद्र जी सरवारा पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको भी शुभ संध्या और प्रणाम आपको। और अब तो आप कहानियां भी सुनाने लगे हैं, ये कह रहे हैं यशपाल जी शर्मा। भाई बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। कई लोग कहानियां लिखते हैं, कविताएं नहीं लिखते, और कई ऐसे हैं जो केवल कविताएं लिखते हैं, कहानियां नहीं लिखते, और कई ऐसे भी हैं मेरे जैसे जो कहानी भी लिखते हैं और कविता भी लिखते हैं। मैं तो नाटक भी लिखता हूँ, है ना, और संस्मरण भी लिखता हूँ और एकांकी भी लिखता हूँ। बच्चों की सभी विधाओं में मैं कलम चलाता हूँ। इस तरह मेरे जैसे और बहुत है। आनंद विश्वास जी पधारे हैं दिल्ली से, और ये धार्मिक पवार साहब भी पधारे हैं। भाई स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। और मैं अब शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि ये कहानी मूलतः जो है वो है राजस्थानी की, और ये हिंदी में इसका मैंने अनुवाद किया है, और ये इस किताब में प्रकाशित है बालपनरी बाता। इसमें लगभग 6 कहानियां हैं, और भी हैं, हास्य की हैं, कोई डरावनी कहानी भी है, कुछ और रचनाएं भी हैं इसमें। इस तरह की ये संस्मरण और निबंध जिसको 2009 में ये प्रकाशित हुई थी टाबरटोली प्रकाशन से, और इसको 2012 में केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली से राजस्थानी बाल साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। तो अकादमी को भी इस मंच के माध्यम से बधाई देता हूं मैं आपको, और आप सबका प्रेम, आपकी दुआएं, शुभकामनाओं से जो पुरस्कार मिला बहुत अच्छा लगा। तो ये 2009 में प्रकाशित हुई, ये टाबरटोली प्रकाशन से, और ये जो है इंडिया नेट बुक्स दिल्ली से प्रकाशित हुई बालपनरी बाता का दूसरा जो है ना दूसरा संस्करण ये प्रकाशित हुआ बालपनरी बाता। इसमें तो जो मानसी का फोटो है, ये लगभग 3री-4थी में पढ़ती थी तब का फोटो है, नग लगाई हुई अपने अंदाज में खड़ी है। और ये जो है इसके कॉलेज लेवल की फोटो, क्योंकि अब इतने साल हो गए। और ये किताब जो प्रकाशित हुई है दूसरा संस्करण, ये हुआ है 2020 में, यानी 2009 के बाद 2020 में। तो ये इंडियन नेट बुक्स ने छापी है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, डॉक्टर संजीव कुमार जी को, कि आपने इतनी सुंदर किताब प्रकाशित की और मुझे समय पर प्रकाशित करके भिजवाई। बहुत बहुत आभार आपका। और इनमें जो इन किताब जो है इसमें यह प्रकाशित है, ये कहानी राजस्थानी में, मैंने इसका हिंदी में अनुवाद किया, बहुत ही मर्मस्पर्शी, लोगों ने बहुत पसंद की है। तो इसमें कहानी का नाम है यह भी एक कहानी है, यह भी एक कहानी है। तो ये मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ, और ये शीर्षक आपको बता दिया। ये रचना मेरी की, यानी दीनदयाल शर्मा की, और दीनदयाल शर्मा की ओर से वाचन हो रहा है। और सुधा ओम धिंगड़ा जी बता रहे हैं, भाई स्वागत है आपका, बहुत बहुत। यशपाल जी आ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और खूब सारे मित्र आने हैं, मैं नाम बोलता रहूंगा जैसे जैसे मुझे दिखेंगे। कईयों को दिखाई नहीं देते नाम, भाई क्या करिए। मैं कहानी शुरू करता हूँ, 10 मिनट का समय लगेगा आपको, है ना। फिर आपके मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा, कहानी पर आपकी टिप्पणी भी होगी, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अब शुरू करता हूँ। यह भी एक कहानी है। निशा 5वीं में पढ़ती थी, पढ़ने में बहुत होशियार। स्कूल के बच्चे और टीचर सब उसे चाहते थे। स्कूल से घर पहुंचते ही वह अपना होमवर्क करती, फिर खेलती, टीवी देखती, खाना खाती, और फिर रात को 8 से 9 बजे तक अपना लेसन याद करती, और सोने से पहले वह अपने पापा से एक कहानी जरूर सुनती।
जैसे ही 9 बजे निशा अपने पापा के बेड पर पहुंच गई। उसके पापा बिस्तर पर अधलेटे से कोई किताब पढ़ रहे थे। पापा, मैं आ गई हूं, कहते हुए निशा अपने पापा के बराबर लेट गई। फिर वह रजाई ओढ़ते हुए बोली, पापा आपको याद है ना, एक कहानी सुनानी है। हाँ याद है, बस 2 मिनट और रुको, मैं ये पेज पढ़ लूं, फिर सुनाता हूं। उसके पापा ने किताब पढ़ते पढ़ते ही कहा। निशा चुप हो गई। वह लेटे लेटे दीवार घड़ी की सुइयों को देखने लगी। लगभग 5 मिनट बाद जैसे उसके पापा ने पुस्तक बंद की तो निशा ने विस्मय से पूछा, पापा क्या आपको पता है कि अपने मोहल्ले में एक पागल आया है और वो अंग्रेजी बोलता है? पता है, उसके पापा ने रजाई से पैर ढकते हुए सहजता से कहा। कमाल है पापा, वह पागल है फिर भी अंग्रेजी बोलता है। क्या वह पढ़ा लिखा है? निशा ने पापा से सवाल किया। बिल्कुल, वह MA BEd है। तुम जिसे पागल समझती हो वे बहुत पहले हमारे टीचर भी रहे हैं। वाह, आपके टीचर रहे हैं? निशा ने आश्चर्य व्यक्त किया। क्यों, इसमें अचंभे वाली क्या बात है भाई? आदमी को जन्म से थोड़ा ही पागल होता है। तो पापा आपको पता है वे पागल कैसे हो गई? बिल्कुल पता है। सच में? और नहीं तो क्या, आपने पहले तो नहीं बताया। तुमने पूछा ही कब था? तो पापा बताओ ना, वे पागल कैसे हो गए? निशा ने पापा के चेहरे को अपनी हथेलियों के बीच लेकर आग्रह भाव से कहा। यह 1967 की बात है, 1967। यह 1967 की बात है, जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। हमारे स्कूल में 8 टीचर थे जिन्हें हम सर कहते थे, और एक हेड सर जिन्हें हम बड़े सर कहते थे। स्कूल के सब बच्चे अपने गुरुजन का बहुत आदर करते थे। गुरुजन भी बच्चों को प्यार करते, लेकिन अंग्रेजी वाले रमन सर से बच्चे बहुत डरते थे, बहुत ज्यादा। वे पीटते होंगे। हाँ, क्या आप भी डरते थे पापा? बिल्कुल, मैं तो शायद सबसे ज्यादा डरता था, उसके पापा बोले। चलो आज कोई कहानी नहीं, बस यही बातें बता दो कि आगे क्या हुआ। यह भी तो एक कहानी है बेटा, पापा बोले। चलो ठीक है, फिर क्या हुआ? उस दिन 7वें महीने की 27 तारीख थी। 7वें महीने की मतलब जुलाई महीने की? हाँ, जुलाई की 27 तारीख थी। जैसे ही 7वां घंटा शुरू हुआ, 7वीं कक्षा के सारे बच्चे सहम गए। उस दिन रमन सर को 7वें पाठ के मीनिंग सुनाने थे। हम सब दबी दबी आवाज में मीनिंग याद कर रहे थे। सब बच्चों का ध्यान किताब के मीनिंग्स में था, जबकि कान कक्षा के बाहर थे। ठक 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 ठक, जूतों की तेज होती आवाज हमारी कक्षा के आगे आकर रुक गई। सबको पता चल गया कि रमन सर कक्षा में आ गए। सब बच्चे वेलकम सर कहते हुए खड़े हुए। बैठो। थैंक यू सर, सब बच्चों ने एक साथ कहा और बैठ गए। तो बच्चों, आज 7वें पाठ के मीनिंग सुनने आए ना? रमन सर ने पूछा। यस सर। सर का सवाल सुनकर केवल कक्षा का मॉनिटर बोला था। बाकी बच्चे चुप कैसे बैठे हैं? क्या मीनिंग याद नहीं है? बोलो चुप क्यों हो? रमन सर ने बच्चों के चेहरों की ओर नजरें दौड़ाई। पूरे पक्के याद नहीं है सर, रोहित ने दबी आवाज में कहा। 5 मिनट का समय देता हूं, एक बार और देख लो। फिर भी किसी ने नहीं सुना तो आप मेरा गुस्सा जानते ही हैं। रमन सर ने सब बच्चों की ओर नजरें दौड़ाते हुए कहा। बच्चों ने दबी आवाज में जल्दी जल्दी मीनिंग रटने शुरू कर दिए। बच्चों ने दबी आवाज में जल्दी जल्दी मीनिंग रटने शुरू कर दिए। रमन सर अब कक्षा में इधर उधर घूमने लगे। जैसे ही 5 मिनट बीते, रमन सर बोले, सब बच्चे अपनी कॉपियां और किताबें बंद कर दो। बच्चों ने कॉपी किताबें बंद कर दी। रमन सर के भय से सब बच्चों की जैसे सांसें रुक सी गई। कक्षा में सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो एक दूसरे के दिल के धड़कनों की आवाजें ही सुन रहे हैं। सबके दिलों की धड़कनें बढ़ गई थी। कोई बच्चा मन ही मन मीनिंग रट रहा था, कोई अपने इष्ट देव को याद कर रहा था। फिर पापा
सहमी हुई सी निशा ने डरते डरते पूछा। तभी सर ने हरीश सर की ओर अंगुली से इशारा करते हुए कहा, हरीश स्टैंड अप। यस सर, हरीश झट से खड़ा होता हुआ बोला। ब्रेव मीन्स बहादुर। बहुत अच्छे, ठीक है, सिट डाउन। फिर रमन सर राघव के पास पहुंचे और बोले, राघव तुम बताओ। एनिमी मीन्स सर दूसरा। राघव ने खड़े होते हुए दबी और सहमी आवाज में जवाब दिया। एनिमी मीन्स क्या बताया? सर ने दोबारा पूछा। राघव धीरे से बोला, सर दूसरा। तड़ा! रमन सर ने राघव के इधर थप्पड़ लगाया और उधर राघव की चीख निकली। चीख इतनी जोर से निकली कि पूरी कक्षा सहम गई। राघव गिरकर बेहोश हो चुका था। रमन सर भी हक्के बक्के रह गए। पल भर में पड़ोसी कक्षाओं के सर भी आ गए। राघव अभी बेहोश पड़ा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि राघव को कोई उठाए। रमन सर का दिमाग भी सुन्न सा हो गया था। उन्हें सूझ ही नहीं रहा था कि अब क्या करें। वे मन ही मन अपने गुस्से को कोस रहे थे। तब तक अन्य कक्षाओं के बच्चे भी वहां पहुंचे थे। बड़े सर भी 7वीं कक्षा में आ चुके थे और उन्होंने आते ही राघव को उठाते हुए सब बच्चों से कहा, भीड़ क्यों कर रखी है, चलो अपनी अपनी कक्षाओं में चलो। फिर वे रमन सर की ओर मुखातिब होकर बोले, सर क्या हो गया बच्चे को? क्या पता सर, रमन सर ने चिंतित स्वर में जवाब दिया। रमन सर का जवाब सुनकर 7वीं कक्षा के सारे बच्चे एक दूसरे की ओर देखने लगे। बड़े सर रमन से थोड़ा गुस्से से बोले, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पानी लेकर आओ जल्दी से। रमन सर भागे भागे गए और ऑफिस से पानी का गिलास लेकर आए। उन्होंने राघव के चेहरे पर पानी के छिंटे मारते हुए कहा, राघव राघव। बड़े सर ने राघव के चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में लेकर उसे पुकारा, बेटे राघव राघव। फिर उन्होंने झुंझलाते हुए पूछा, सर ये बेहोश कैसे हो गया? रमन सर चुपचाप खड़े अपराध बोध से कभी बड़े सर को कभी राघव की ओर देख रहे थे। फिर राघव के गाल पर उभरे अंगुलियों के लाल निशान देखकर बड़े सर बोले, रमन सर आपने राघव के थप्पड़ मारा था? गलती हो गई सर। इतना सुनना था कि बड़े सर बिफर पड़े, आपको कितनी बार कहा है कि बच्चों को मत पीटा करो, लेकिन आप है कि कोई असर नहीं है। बड़े सर ने राघव को कंधे पर उठाया और गैरेज की ओर दौड़े। तब तक विद्यालय के सारे टीचर्स उनके पास आ चुके थे। सबकी आंखों में एक ही सवाल दिख रहा था कि राघव को क्या हो गया। 2-3 टीचर्स ने चिंतित स्वर में बड़े सर से पूछ भी लिया कि सर क्या हो गया राघव को? कुछ नहीं, आप सब अपनी अपनी कक्षाएं संभालो। रमन सर और भाटी जी आप मेरे साथ आओ। कहते हुए बड़े सर ने मिनी बस का दरवाजा खोला। उन्होंने बस की एक सीट पर राघव को लिटाया। रमन सर और भाटी सर बस में बैठ चुके थे। भाटी सर ने राघव को अपनी गोद में लिटा लिया। राघव अब भी बेहोश था। बड़े सर ने मिनी बस स्टार्ट की और मिनी बस अब सरकारी अस्पताल की ओर दौड़ रही थी। भाटी सर और रमन सर पूरे रास्ते चुप रहे। लगभग आधे घंटे बाद वे अस्पताल पहुंचे। राघव की बेहोशी अभी तक नहीं टूटी थी। उसके गोरे चिट्टे शरीर का रंग नीला पड़ता जा रहा था। डॉक्टर भार्गव ने राघव को देखा और उसके टाई बेल्ट ढीले करने लगे। उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ भाटी सर को राघव के जूते उतारने के लिए कहा। भाटी सर राघव का दूसरा जूता उतारते ही चौंके और डॉक्टर से बोले, डॉक्टर साहब राघव के जूते में देखो बिच्छू, देखो कितना बड़ा बिच्छू। सब देखते रह गए। जहरीले बिच्छू को देखते ही सबको राघव की बेहोशी के कारण का पता चल चुका था। राघव के मम्मी पापा को न जाने किसने सूचना दे दी। वे भी अस्पताल में आ चुके थे और डॉक्टर ने राघव का इलाज शुरू किया। वे सबको आश्वासन देकर दूसरा मरीज देखने चले गए। लगभग 20 मिनट बाद राघव को होश आने लगा। वह अब अर्ध चेतन अवस्था में था। राघव ने खुद को देखा कि वह अस्पताल में बेड पर लेटा हुआ है। बेड के पास पापा, बड़े सर, भाटी सर और रमन सर खड़े हैं। मम्मी उसके पास ही बेड पर बैठी है और उसके बालों में हौले हौले अपना दाहिना हाथ फिरा रही है। तभी
राघव रमन सर की ओर देखते हुए बुदबुदाया, एनिमी मीन्स दूसरा नहीं, दुश्मन होता है सर, दुश्मन होता है। एनिमी मीन्स दुश्मन होता है। राघव फिर बेहोश हो गया। लगभग आधे घंटे बाद राघव को फिर होश आया तो उसने अपने बाएं पैर और दाएं कान में दर्द की शिकायत की। डॉक्टर टीम ने राघव की गहन जांच के बाद बताया कि बिच्छू बहुत ही जहरीला था। उसके जहर का असर धीरे धीरे खत्म होगा। अब चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन किसी चोट की वजह से इसके दाएं कान का पर्दा फट चुका है। टीम के एक अन्य डॉक्टर ने राघव से पूछा, बेटा तुम्हारी दाईं कनपट्टी पर चोट कैसे लग गई? क्या किसी ने थप्पड़ मारा था? राघव ने अपने बड़े सर भाटी सर, रमन सर और अपने मम्मी पापा की ओर देखते हुए कहा, नहीं सर, स्कूल में खेलते समय एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा था। सामने भी पत्थर पड़ा था, वह मेरी कनपट्टी पर लगा था, शायद उसी के कारण। नहीं, अचानक ही रमन सर चीखते से बोले, राघव के कनपट्टी पर चोट पत्थर से नहीं लगी है, यह मेरे गुस्से का शिकार हुआ है। मेरे कारण इसके दाएं कान का पर्दा फटा है, यह सब मेरे कारण हुआ है। यह सब कहते कहते वह भावुक हो उठे और रोने लगे। यह सब मेरे कारण हुआ है, यह सब मेरे कारण हुआ है। फिर पापा? निशा ने गंभीर होते हुए पूछा। फिर कुछ दिनों बाद रमन सर का कोई पता नहीं चला। कई दिन बीत गए। लगभग महीने भर बाद किसी ने बताया कि रमन सर पागल हो गए। ओहो, उसके बाद वे फिर कभी ठीक नहीं हुए, है ना पापा? और क्या, तभी तो। पापा एक बात तो मेरी समझ में आ रही है। कौन सी बात? पापा ने पूछा। वह राघव नाम का लड़का कोई और नहीं, आप ही थे, है ना पापा? कैसे? तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो कि वह राघव मैं ही हूं? पापा ने पूछा। आपको भी तो दाएं कान से नहीं सुनता नहीं? निशा के इतना कहते ही पापा ने उसे बाहों में ले लिया और प्यार से चूमने लगे। धन्यवाद भाई। कहानी आपको कैसी लगी? मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपके। उदय मेघवाल, उदय और मीनाक्षी पारिक जी जयपुर से हमारी बहना पधारी हैं। आनंद विश्वास जी कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति, और मीनाक्षी पारिक जी कह रहे हैं सादर प्रणाम भाई साहब। और कुसुम अग्रवाल जी भी पधारे हैं, और आनंद विश्वास जी कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बढ़िया। और पूनम यादव जी भी पधारे हैं, और डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा जी भी आए हैं सुजानगढ़ से, फ़हीम अहमद जी भी हैं, और प्रभा पारिक जी भी, अपने प्रभा पारिक जी उधर गुजरात से। क्या बात है भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और प्रभा पारिक जी, रितु प्रिया भी है, बेटी भी आई है, मान सिंह माता सर ये भी पधारे हैं बाड़मेर से, और बिटिया भी आई है रितु प्रिया भी। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। और सुरेश चंद्र सरवारा कह रहे हैं यह भी एक कहानी है, बहुत ही मर्मस्पर्शी और यथार्थपरक चित्रण, सुंदर बाल उपयोगी रचना के लिए हार्दिक बधाई महोदय। क्या बात है, भी बहुत बहुत स्वागत। और एक और भी साथी हैं जो जिनके फोटो दिख रहा है लेकिन वो कमेंट नहीं दिख रहा है इनका, जिन्होंने अनमोल वचन लिखते हैं, और अभी देखो नाम भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इनका, है ना। और ये अनमोल वचन की इनकी कई किताबें आई हैं, आपने मुझे भिजवाई भी है, लेकिन अब इनका मौके पर नाम याद नहीं आ रहा है। मैं आप सबका, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ भी। आपने ये कहानी सुनी, आप पधारे, और आपका फिर से आपका बहुत बहुत आभार। और मैं ये सोचता हूँ कि एक दो दिन में कहानी, एक नई कहानी और किसी मित्र की और किसी साथी की सुनाएंगे आपको, और नए नए तरीके की बढ़िया बढ़िया कहानियाँ हो जो यूँ अपील करे, यूँ अच्छा लगे, ऐसी कहानियाँ आपको सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।